गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आओ जी पढ़ो जी। प्यारे बच्चों, आज कक्षा 10 में भूमंडलीकृत विश्व का बनना हिस्ट्री का तीसरा चैप्टर जो है पढ़ाया जा रहा है। उसमें आपने पढ़ लिया है कि पूरे चैप्टर को जो है भूमंडलीकृत विश्व का बनना जो पूरे चार भागों में बांटा गया था। उसमें पहली मुख्य हेडिंग है आधुनिक युग से पहले। भूमंडलीकृत विश्व के बारे में बता दिया गया था पिछले वीडियो में कि जब इंसान एक जगह से दूसरे जगह, एक देश से दूसरे देश तक आना जाना प्रारंभ किया और उसमें कैसे कैसे गति आई, उसी को भूमंडलीकरण कहते हैं। कि मतलब एक देश से दूसरे देश जाना, वहाँ से व्यापार करना, वहाँ पे नौकरी करना, वहाँ से क्या कहते हैं अपनी मिशनरियों को, अपने धर्म को, अपने का प्रचार प्रसार करना। ये सब चीज़ें जब एक देश से दूसरे देश तक लोग आए गए, उसी को भूमंडलीकरण कहा जाता है। तो इसमें कैसे कैसे गति आई, उसको इस चैप्टर में आपको पढ़ना है। तो अभी आपकी पहली हेडिंग है आधुनिक युग से पहले। आधुनिक युग मतलब जब से मशीनीकरण, औद्योगिकरण हुआ, पानी की जहाज में इंजन लग गए, हवाई जहाज से सफ़र करने लगे लोग, तो क्या अब तो आसान हो गया है एक देश से दूसरे देश जाना। तो क्या इस आधुनिक युग से पहले भी लोग एक देश से दूसरे देश जाते थे, व्यापार करते थे, अपने विचारों का आदान प्रदान करते थे? उसी को इस हेडिंग में पढ़ना है, आधुनिक युग से पहले में। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बड़ी मेहनत से इसको तैयार किया है मैंने। इसका पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर इसको समझाते हैं। प्यारे बच्चों, आधुनिक युग से पहले से तात्पर्य है इसमें इसमें तीन हेडिंग्स और दी गई हैं। क्या? रेशम मार्ग, दूसरा है भोजन की यात्रा, तीसरा है विजय, बीमारी और व्यापार। रेशम मार्ग, भोजन की यात्रा। अभी आपको आश्चर्य होगा कि आपके देश हिंदुस्तान में आलू, सोया, मिर्चा, मक्का, टमाटर, शकरकंद, इन सब 500 बरस पहले यहाँ पर नहीं थे, अमेरिका महाद्वीप से आए हुए हैं। तो इसको पढ़ना है आधुनिक युग से पहले वाले हेडिंग में। आधुनिक युग से पहले से मतलब कि यात्री, पुजारी, व्यापारी, तीर्थयात्री व्यापार करने के लिए, धर्म प्रचार करने के लिए तथा उत्पीड़न से बचने के लिए एशिया से लेकर यूरोप तथा अफ्रीका महाद्वीप तक यात्रा करते थे अपने धर्म का प्रचार करने के लिए। जैसे बौद्ध धर्म हमारे हिंदुस्तान में पैदा हुआ, चीन तक फैला, जापान तक फैला। तो बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए, बाकी व्यापार करने के लिए, और उत्पीड़न से, जैसे पहले के समय में राजतंत्र था तो राजा लोग नाना प्रकार के दंड देते थे, सजा देते थे। तो सजा से बचने के लिए एक देश से दूसरे देश तक लोग यात्रा करते थे, दूसरे देश में जाके बस जाते थे। तो इन सब चीज़ों को लेकर के आधुनिक युग से पहले भी लोग एक देश से दूसरे देश जाया करते थे। इसको तीन भागों में बांटा। इसका प्रमाण कैसे मिलता है? एक उदाहरण मिलता है, प्रमाण मिलता है कि ईसा से 3000 साल पहले, 3000 ईसा पूर्व, मालदीव, जो भारत के एक समुद्री सीमा में एक देश है मालदीव, वहाँ के समुद्र में कौड़ियाँ पाई जाती थी। तो जो मुद्रा के रूप में इसका प्रयोग किया जाता था व्यापार करने के लिए। तो इसको पाया गया है कहाँ पर? चीन में, पूर्वी अफ्रीका में पाया गया है, मेसोपोटामिया की सभ्यता में पाया गया है, हड़प्पा की सभ्यता में पाया गया है। तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं, मतलब प्रमाणित करती हैं कि पहले भी लोग एक देश से दूसरे देश आया जाया करते थे। तो आज इसको तीन भागों में बांटा गया है, तीन हेडिंग बांटा गया है। तो पहली हेडिंग को देखते हैं, रेशम मार्ग। रेशम मार्ग, रेशम मार्ग से ही तात्पर्य है कि रेशम के कपड़े, चीन से, भारत से बने हुए रेशमी कपड़ों का जो है बड़ी डिमांड थी, बड़ी मांग थी यूरोप देशों में। तो रेशम, उस जिस मार्ग से कपड़े जाते थे, व्यापार होता था रेशमी कपड़ों का, उसको रेशम मार्ग कहते थे। तो ये जमीन पर भी था और समुद्र में भी था। जैसे जमीन से स्थल मार्ग से व्यापार होता था, और समुद्र से जो पतवार वाली जहाज़ें थीं, पहले छोटी-छोटी जहाज़ें थीं, पतवार से चलती थीं, हवाओं के सहयोग से चलती थीं। तो उससे जो समुद्र से यात्रा की जाती थी इस मार्ग से, उस मार्ग को हम रेशम मार्ग कहते थे। रेशम मार्ग यानी वह मार्ग जो स्थलीय मार्ग भी और समुद्र मार्ग भी, कि जिससे रेशम के कपड़े चीन से, भारत से विदेशों में, यूरोपीय महाद्वीप में, अफ्रीकी महाद्वीप में जाते थे। तो उस मार्ग को रेशम मार्ग कहते थे। यह ईसा पूर्व से लेकर, प्राचीन काल से लेकर 15वीं सदी तक अस्तित्व में रहा। चीनी पाटरी, रेशम के कपड़े, मसाले यहाँ से यूरोप महाद्वीप में जाते थे। जैसे चीनी मिट्टी के बने हुए वस्तुएं, रेशम के कपड़े, सूती कपड़े तथा मसाले इस हिंदुस्तान से, इंडोनेशिया से, चीन से कहाँ जाते थे? यूरोप महाद्वीप जाते थे। और वहाँ से सोना, चांदी,
जैसी मूल्यवान धातुएं हमारे हिंदुस्तान में, चीन में आती थीं। सांस्कृतिक आदान प्रदान में ईसाई धर्म के लोग इसी मार्ग से आए, ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। मुस्लिम धर्म के उपदेशक लोग इसी मार्ग से आए प्रचार प्रसार करने के लिए। बौद्ध धर्म के लोग इसी मार्ग से इस देश से उस देश में गए। दूसरी हेडिंग है भोजन की यात्रा। नूडल्स, जो हम नूडल्स खाते हैं, ये चीन से इसकी उत्पत्ति है। चीन से पैदा हुआ यह व्यंजन और पूरे क्या कहते हैं संसार में फैला, यूरोप महाद्वीप में, अफ्रीका महाद्वीप में फैला। पास्ता, जो पास्ता खाते हैं हम लोग, वह अरब देश में, अरब कंट्री में पैदा हुआ और वहाँ से इटली गया, सिसिली गया, वहाँ से फिर सारे एशिया महाद्वीप में फैला, अफ्रीका महाद्वीप में फैला। आलू, सोया, मिर्चा, मक्का, टमाटर, शकरकंद, इन सब चीज़ों से हम लोग परिचित नहीं थे, हिंदुस्तान के लोग परिचित नहीं थे, चीन के लोग परिचित नहीं थे। जब 1492 ईस्वी में कोलंबस अमेरिका की खोज करता है तो वहाँ से ये सारी चीज़ें हमारे देश में और पूरे संसार में आई। क्या क्या? आलू, सोयाबीन, मिर्चा, मक्का, टमाटर, शकरकंद। इसके बाद 1800 आलू आलू का अकाल आपकी किताब में है कि आलू पर इतने लोग डिपेंड हो गए थे कि आयरलैंड में आलू की बीमारी, आलू की फसल खराब हो जाने से आलू का अकाल पड़ गया और लाखों लोगों की मृत्यु हो गई। तो इस तरह से एक देश से दूसरे देश की चीज़ों पर लोग निर्भर होने लगे। अब आइए, तीसरा है विजय, बीमारी और व्यापार। अब साम्राज्यवाद, धीरे धीरे जैसे कोलंबस ने अमेरिका की खोज किया तो पुर्तगाली और स्पेनिश लोग अमेरिका की तरफ मुड़े और वहाँ के लोगों को जीतने का प्रयास करने लगे। उसी में एक नगर है, काल्पनिक नगर है, एल डोराडो नामक नगर, जो सोने का नगर था। जैसे वो कल्पना की गई कि पेरू और मैक्सिको के खाड़ी समुद्री झील में सोने की चीज़ें पाई गई हैं, तो यहाँ पे कल्पना की गई कि यहाँ कोई नगर होगा जो सोने का शहर है। तो उसको जीतने के लिए नाना प्रकार के अभियान भेजे गए, लाखों लोग गए वहाँ पर क्या करने के लिए, इसकी खोज में, इसको जीतने के लिए। तो एल डोराडो नामक सोने के शहर की खोज के लिए पुर्तगाली और स्पेनिश सेनाओं ने विजय अभियान छेड़ा, जिसमें स्पेनिश लोग गए, पुर्तगाली लोग गए, लेकिन ये लोग सैनिक के रूप में गए, हथियार लेके गए, लेकिन हथियारों से इनको जीत नहीं मिली। इनके साथ चेचक नामक बीमारी गई थी, चेचक नामक बीमारी गई थी, जो वहाँ के लोग इससे परिचित नहीं थे। तो चेचक की बीमारी से इसमें पुर्तगाली लोग और स्पेनिश लोगों के अंदर क्या कहते हैं इम्यूनिटी पावर थी, तो इनका तो मतलब चेचक ने इनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन इनके माध्यम से जो अमेरिका के निवासी थे उनको चेचक महामारी ने बहुत नुकसान पहुंचाया, लाखों लाख लोग मारे गए। तो इस तरह से इन पुर्तगालियों की, स्पेनिश लोगों की से हथियारों से विजय नहीं प्राप्त किए, चेचक नामक महामारी से ये लोग विजय प्राप्त किए। और चेचक नामक महामारी ने इनके क्या कहते हैं विजय में महान योगदान दिया और ये लोग अमेरिका में ही जाते हैं, अपना उपनिवेश स्थापित करते हैं। इसके बाद गरीबी, बीमारी, भुखमरी, उत्पीड़न, यूरोप महाद्वीप में जब जनसंख्या बढ़ गई थी तो वहाँ पर उतने तो सोर्सेस थे नहीं, तो वहाँ पे गरीबी का बोलबाला था, भुखमरी थी, तो उससे उत्पीड़न, नाना प्रकार की सजाएं होती थी। तो उससे परेशान होकर के लोग अमेरिका की तरफ रुख किए और वहाँ जा कर के बस गए। अफ्रीकी गुलामों को ले जा करके अमेरिका के लोग अब अफ्रीकी महाद्वीप से गुलाम पकड़ कर जाते थे और वहाँ अमेरिका में मक्का की खेती, सोयाबीन की खेती, आलू की खेती करवाते थे और सारी फसलों को लोग यूरोप में, एशिया महाद्वीप में बेचते थे। अब यहाँ तक आते आते मतलब 18वीं शताब्दी तक आते आते पहले भारत और चीन का जो विश्व में स्थान था कि दो धनी देश माने जाते थे, अब वह जो है अमेरिका ने अपना वो स्थान ले लिया। अब अमेरिका की तरफ अमेरिका व्यापार का केंद्र बन गया और अमेरिका ही क्या कहते हैं धनी देशों के रूप में अब उसकी गणना होने लगी। तो प्यारे बच्चों, यह है आपका आधुनिक युग से पहले वाली हेडिंग में, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैंने हेडिंग वाइज और लाइन वाइज आपको पढ़ाया। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे नेक्स्ट हेडिंग को लेकर के। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।